इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। बस अच्छे से पढ़ाई करके कुछ हासिल कर लो दोस्तों, यहाँ आपको जन्नत भी मिलेगी। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीएसएससी का फॉर्म निकला हुआ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। आज हम लोग इसी का सेट डिस्कशन करेंगे। ये टेस्ट सीरीज है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, पहला टेस्ट सीरीज है और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शेरशाह सूरी, कृष्णदेव राय, अकबर, हेमू। ठीक है, तो इसका जो सही राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, इन्होंने 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक जो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। ठीक है, और इसके अलावा शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, तो इस तरह से। और उन्होंने, शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था क्या? फरीद खां। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन करा, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यू कैन विन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव खेड़ा। शिव खेड़ा साहब जो हैं वो भारत के जाने माने क्या है, लेखक हैं, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता हैं। ठीक है, शिव खेड़ा जो हैं उन्होंने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की भी स्थापना किए थे। ठीक है, और यहाँ पे संदीप महेश्वरी के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, दीपा कर्माकर जो हैं वो एक भारतीय जिम्नास्ट हैं। ठीक है, और वो त्रिपुरा राज्य के निवासी हैं। ठीक है, और उनका एक क्या है, आत्मकथा है, द स्मॉल वंडर पुस्तक। ठीक है, दीपा कर्माकर की। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव खेड़ा साहब हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डॉट राज्य में स्थित है। कह रहा है यूनेस्को जो विरासत स्थल है शोर मंदिर, वह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर जो है दोस्तों, वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, महाबलीपुरम। ठीक है, ये शोर मंदिर जो है 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डॉट प्रकार के निधियां प्रदान करता है। ठीक है, कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय संविधान केंद्र सरकार को हमें 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कितना प्रकार की? 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। ठीक है, और वो निधि कौन कौन है तो हम बता देना चाहते हैं। पहला है भारत की संचित निधि, दूसरा है भारत का लोक लेखा और तीसरा है भारत का आकस्मिकता निधि। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफाइनरी उत्पाद। ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और ICI चयनित 8 कोर उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, तो पूर्व की ओर जो नदी बहती नहीं है वो है आपका नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। कौन दिशा में बहने वाली है दोस्तों? तो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, और तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कौन होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है साइन डाई लेम डक कोरम प्रोटेम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेम डक। क्या हो जाएगा? लेम डक हो जाएगा। जो नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कोरम जो है, कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटेम क्या है? प्रोटेम है लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ... में स्थित है। कहाँ स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? आप लोग को पता होगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तमिलनाडु नहीं होगा, गोवा भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश ये भी नहीं है। चलिए तो नागरहोल जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। ठीक है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। नागरहोल उद्यान को 1988 में ठीक है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासक में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल था 1772 से 1784-85 ईस्वी तक रहा। 1772 से 84-85 ईस्वी तक रहा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को क्या कर दिया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में एक बात और है। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो उन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। क्या किया था दोस्त? कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ठीक है, इनके कार्यकाल में 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो 10वां का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है वो भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद जो 73 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 78 जो है वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से है। ठीक है। और अनुच्छेद 88 है, अनुच्छेद 88 के बारे में हम लोग को पता है कि अनुच्छेद सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार से संबंध रखता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कह रहा है कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। पंचायत व्यवस्था जो है भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा। दूसरा कह रहा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। और सी ऑप्शन कह रहा है यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ठीक है। पंचायती राज संबंध में कथन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से ग्रामीण जीवन का युगों का एक अभिन्न अंग रहा, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। ठीक है। और इसे क्या कर दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना। और 73वें संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? ठीक है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए योजना मेरा गांव मेरा गौरव प्रारंभ किया गया था। यह योजना जो शुरू हुआ था वह हुआ था 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और इस योजना में देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं ICAR के सभी कृषि विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन करा भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है। तो इसको देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2%, कितना प्रतिशत? 2% भाग है। ठीक है। भारत क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42 यानी 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। और जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है, जो पहले क्या था? चीन था। ठीक है। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं उसका क्रम भी आप लोग को पता होगा। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, ठीक है, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा चीन है, पांचवा ब्राज़ील है, और छठा क्या है? तो छठा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है? तो 17.5%। कितना है? 17.5%, 17.5% है। ठीक है।
चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स, ठीक है। इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक है। विक्रम सेठ द्वारा और भी द सुटेबल बॉय, सानेट, एन इक्वल म्यूजिक आदि महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन। कर अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का नहीं, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, लुसाका। क्या हो जाएगा? लुसाका, ठीक है। अफ्रीकी देश जो जाम्बिया है उसका, अफ्रीकी देश जाम्बिया जो है उसका राजधानी क्या है? लुसाका है। और हरारे जो है, हरारे ये क्या है? ये जिम्बाब्वे देश की राजधानी, मतलब जिम्बाब्वे की राजधानी है ये हरारे। डकार, डकार क्या है? तो डकार सेनेगल देश की राजधानी। किसका है? सेनेगल देश की राजधानी डकार है। फिर है बमाको। बमाको किसका है? तो बमाको है माली देश की राजधानी, ठीक है। चलिए अब है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे 24, 70, 208, क्वेश्चन मार्क 1864। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए क्रम, तो यहाँ पे अगर हम 24 को 24 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 का 24 दूना 48, 24 या 72 हो जाता है। अब यहाँ पे लाना कितना है? 70। तो 72 में कितना माइनस कर देंगे? 2। तो 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यही क्रम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे देखिए 70 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, यानी कि 210 हो जाएगा। और 210 में कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 208, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 208 को गुना करेंगे 3 से, तो 600 और 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। तो हो जाएगा 624, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 622 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे 3 से गुना करेंगे 622 में, तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, अब 22 दूनी 66, यानी कि 1866। और 1866 में कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 1864, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं, इसको हम रीजनिंग बोलेंगे, सॉरी। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते न्यूमेरिकल याद रहता है। चलिए ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। करें निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए देखिए इसको भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा? चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1 2, ये यानी कि 1 2 क्या? प्राकृत संख्या। तो 1 2, फिर यहाँ से देखिए प्रत्येक घर में देखना है 1 2, तो 1 2 यानी कि कंटिन्यू प्राकृत संख्या को लिखा है यहाँ पे। फिर 1 2, फिर उसके बाद क्या लिखा? 3 4, फिर क्या लिखा? 5 6, फिर यहाँ पे 7 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और 10। क्या हो जाएगा? 9 10। तो 9 10 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 10 के बाद फिर क्या है? 11 और 12। तो ये राइट आंसर आपका हो गया 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 9 और 10, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है, तो देखिए 18 नंबर का देखिए उत्तर प्रदेश अनुपात लखनऊ, फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखते हैं जिस प्रकार उत्तर प्रदेश जो है ना राजधानी है लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का राजधानी हो जाएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ का कहाँ होता है? रायपुर। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कौन? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको इधर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां और आर बाएं छोर से 19वां है, तो एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं? देखिए इसको समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इधर बायां छोर है और इधर क्या है? दायां छोर है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठा है। मान लिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना विद्यार्थी है? 24 विद्यार्थी। प्रश्न में कह रहा है 24 विद्यार्थी है। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना विद्यार्थी है? 24। हमने मान लिया 1 से लेके 24 तक। ठीक है, अब कह रहा है कि एफ दाएं छोर से, तो दायां छोर किधर है? इधर। तो दायां छोर से कैमा स्थान पे है? तो 17वां स्थान पे। तो एफ का मान यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 8वें नंबर पे है। ठीक है ना, इधर से इधर। तो एफ यहाँ पे 8वां स्थान पे है। कैमा स्थान पे है? 8वां स्थान पे एफ का, यानी एफ जो है। चलिए अब उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे कह रहा आर जो है वो बाएं छोर से 19वां स्थान। तो बायां छोर इधर है, बायां छोर, तो इधर से 19वां स्थान। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये आपका 19वां। यहाँ पे आपका क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, अब कह रहा इसलिए जो एफ का बाएं छोर से स्थान जो होगा वो कितना होगा? तो एफ का बाएं छोर से स्थान हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? तो इसको करेंगे 24 माइनस कितना घटा देंगे? 17 घटा देंगे। 24 में से कितना घटा देंगे? 17। अब प्लस 1 क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया 8वां स्थान। ये आपका 8वां स्थान हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? इसको एफ से आर तक के बीच में काउंट करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, ये 19वां स्थान पे चला गया। अब यहाँ पे काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना बैठा हुआ। क्वेश्चन कर रहा है एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी? तो एफ और आर के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया? 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 विद्यार्थी बैठा हुआ। कितना विद्यार्थी बैठा हुआ? 10 विद्यार्थी। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हर्ष अजीत का पुत्र है। ये रिलेशन से संबंधित है। हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है। विनीता अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है? चलिए इसका डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर। क्वेश्चन क्या करा? अजीत की पत्नी कौन है? विनीता। तो अजीत और विनीता में क्या संबंध होगा? तो ये संबंध हो जाएगा पति और पत्नी की, पति इधर से होगा पति और पत्नी की। ठीक है, तो ये अजीत और विनीता क्या है? पति पत्नी है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कह रहा है हर्ष जो है वो अजीत का पुत्र है। तो अजीत का जो पुत्र है यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ष। ये हर्ष जो है वो अजीत का क्या है? पुत्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है
ये हर्ष हो गया। उसके बाद कह रहा है हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है। अब देखिए यहाँ पे हर्ष का भाई कौन है, तो अजय है। तो इधर जाएंगे हम लोग, ये हो गया भाई, कौन हो गया भाई, तो अजय हो गया। कौन हो गया, अजय। ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब फिर उसके बाद पढ़िए, कह रहा है अजय जो है हर्ष का भाई, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। जो नेहा है, ये नेहा जो है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो अजय और कविता जो होगा वो क्या होगा, पति पत्नी होगा रिलेशन में। तो यहाँ पे अजय है और इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कविता है, ठीक है। तो ये दोनों का संबंध क्या है, पति पत्नी का, ठीक है। चलिए अब अजय और कविता की जो पुत्री है, पुत्री कौन है, तो पुत्री है नेहा, ठीक है, नेहा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि विनीता का नेहा से क्या संबंध है। यानी विनीता, ये देखिए यहाँ पे, इधर से देखिए, ये विनीता और नेहा में रिलेशन पूछ रहा है। तो विनीता और नेहा में क्या संबंध, देखिए यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी हो गया, तो इसका पुत्र हो गया हर्ष, हर्ष का भाई अजय, और अजय और कविता यानी हर्ष की भाभी कौन हो गई, कविता, और अजय और हर्ष दोनों भाई हैं, ठीक है। और ये देखिए हर्ष के भाई का पुत्री है, यहाँ पे पुत्री, पुत्री कौन है, नेहा। तो ये देखिए हर्ष के माता पिता है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो अजीत ये हो जाएगा नेहा का दादा और ये हो जाएगी दादी। तो विनीता से पूछ रही है रिलेशन, विनीता से, तो ये हो जाएगा दादी, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, दादी का, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये अभी शुरुआत है, तो अगर कुछ कहीं पे गलती हुई होगी तो प्लीज़ उसे सुधारने का प्रयास करें और कमेंट में हमें बताएं, और हम भी सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए सो आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज फ़िलहाल 20 तक हम लोग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।